Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are absolutely well. As you all know that हम FSC पार्ट 1 की बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे. So इस लेक्चर वीडियो से पहले वाली लेक्चर वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 3 इंजाइम जो है वो डिटेल से डिस्कस किया. So आज से इंशाल्लाह ऑनवर्ड हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सेल. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं सो दैट का आपका जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. बेटा इस चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं कि हमने किन किन टॉपिक्स से जो है वो फेमिलियर होना है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि सेल एक्चुअली होता क्या है. फिर हम देखेंगे कि सेल की थ्योरी क्या है और डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क देखेंगे. फिर हम सेल का जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया. ये ना सिर्फ ये बल्कि सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं जैसे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी ऑपरेटस हो गया, ये डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनेलिज भी डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद कि हम लास्ट पे इसके सेल का कंपैरिजन देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं. तो आपने बिल्कुल परेशानी हो ना, अपने मैट्रिक में भी चैप्टर नंबर 4 जब सेल पढ़ा था तो वही टॉपिक्स जो हैं वो आज भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू. सो परेशानी हो ना, वही जो है वो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और उसमें थोड़ी सी जो है वो डिटेल ऐड करते जाएंगे और वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. आपने बिल्कुल परेशानी हो ना, मैं आपके साथ जो है वो इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नोट्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. आई होप आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी. सो स्टे ट्यून. सो स्टार्ट करते हैं आज हमारा मेन टॉपिक से जो कि है इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी. ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमने स्टार्ट करना है. इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है. मूव ऑन करते हैं हम अपनी मेन स्लाइड की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है. इसमें हमने देखना है कि एक्चुअली सेल क्या होता है. सो आपको पता है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. कि सेल जो है वो हमारी जिंदगी में ना सिर्फ स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है बल्कि फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं. आपको पता है कि हमारी पूरी की पूरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है. सो ये हो गया सेल का स्ट्रक्चरल रोल. और आपको पता है कि सेल जो है वो हमारी बॉडी में होने के बाद डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं तो इसीलिए सेल्स को फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है लाइफ का. सो आपको पता है कि बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है जो सेल की तमाम आप कह सकते हैं लाइफ की तमाम एक्टिविटीज को जो है वो कैरी आउट कर रहा होता है. और सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एज यू ऑल नो दैट कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बेटा एक सेल से मिलकर बने होते हैं जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिफरेंट जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं. सो कहते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें सेल्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं. अब बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, मैं आपको इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल देती हूँ. जैसे आपको पता है एक बिल्डिंग होती है और बिल्डिंग में जो ईंट होती है ना वो उसको बिल्डिंग ब्लॉक होता है. क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है. इसी तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलके बना होता है. इसलिए हम सेल्स को कहते हैं कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्लियर है. अब सेल की लास्ट हम सेल की स्टडी देखेंगे कि सेल की जिस बायोलॉजी में जिस फील्ड में इसको स्टडी करते हैं उसको सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी भी कहते हैं. आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा भी हुआ है. सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उसको हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी भी कहते हैं. अच्छा, स्टडी ऑफ सेल्स में हम ना सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर बल्कि सेल का फंक्शन अलॉन्ग विद डिफरेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल जो है वो इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. सेल एक्चुअली होता क्या है. मूव ऑन करते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ जिसमें हमने थोड़ी सी सेल की हिस्ट्री देखनी है कि सेल जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ, कि पिछली जो है वो हिस्ट्री क्या है, वो सारी जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. मूव ऑन करते हैं हम अपनी स्लाइड के फर्स्ट पॉइंट की तरफ जिसमें आप देख सकते हैं एक साइंटिस्ट का जो है वो वर्क मेंशन किया हुआ है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक. इसका वर्क जो है वो बेटा 1665 में इसने जो है वो एक हमें वर्किंग दी थी जो है वो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ अब आपकी बुक में तो 1665 से जो है वो वर्क स्टार्ट किया हुआ या मेंशन किया हुआ है. इससे पहले भी बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अरस्तु. उसने भी हमें आइडिया दिया था और उसने कहा था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में कुछ सेम फंक्शनल यूनिट जो है वो शेयर करते हैं. उसने सेल का नाम नहीं लिया था, ना उसने सेल की डिस्कवरी दी थी, बस उसने आइडिया दिया था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में किसी हद तक जो है वो सिमिलर है. कोई एक यूनिट जो है वो उनमें सिमिलर है. वही यूनिट जो है वो फर्दर साइंटिस्ट ने वन बाय वन जो है वो हमारे साथ शेयर किया. वो क्या इनकी थ्योरीज हैं कि साइंटिस्ट का क्या वर्क है वो हम पढ़ते हैं. सो रॉबर्ट हुक बेटा एक साइंटिस्ट था जिसने रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ सेल इन हिज फेमस पब्लिकेशन. उसकी फेमस बुक जो है उसने उसमें अपनी जो है वो वर्किंग या डिस्कवरी जो सेल की थी उसने उसमें मेंशन की और उसका नाम था माइक्रोग्राफिया.
अब इसका वर्क क्या है बेटा, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। उसने क्या किया था, उसने सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो ली और उसने उस अपनी ही बनाई हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसने जो है वो एक डेड प्लांट की जो है वो छाल ली, जिसकी आपकी बुक में स्लाइस ऑफ कॉर्क लिखा हुआ है। उसने लेने के बाद अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा उसको स्टडी किया। उसने देखा कि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसने कहा कि जो सेल है ना, वो सेल कुछ ऐसा है कि जी एम्प्टी कंपार्टमेंट है, एक एम्प्टी आप कह सकते हैं कि चैम्बर्स हैं जिसको कवर किया हुआ है थिक कवरिंग से। और उसने कहा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल जैसा कि सिमिलर, उसने कहा कि हनी कॉम हो गया ना, और हनी कॉम का जो शायद का छत्ता होता है उसमें भी सिमिलर वो कहते हैं कि कंपार्टमेंट्स होते हैं, एम्प्टी होते हैं और कवरिंग होती है। तो उसने कहा कि जो मुझे स्ट्रक्चर सेल का नजर आ रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हनी कॉम है। अब इसने कहा कि सेल एम्प्टी होता है, हालांकि आपको पहले भी आपने पढ़ा हुआ है कि सेल तो एम्प्टी नहीं है, सेल में तो सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, सेल न्यूक्लियस भी होता है। तो इसकी यही वर्किंग थी, इसने यही कहा कि जो सेल है वो एम्प्टी कंपार्टमेंट है जिसको कवर किया हुआ है थिक कवरिंग ने। क्लियर है। अब हम इसका वर्क पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि ही ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड फाउंड स्मॉल चैम्बर्स इन दैम। उसने देखा कि उसने स्मॉल साइज लिया कॉर्क का, उसने स्टडी किया, उसने देखा कि उसमें स्मॉल जो है वो चैम्बर्स देखे गए। अकॉर्डिंग टू होम उसके मुताबिक सेल इज एन एम्प्टी स्पेस। उसने कहा कि सेल के अंदर खाली जगह होती है, लेकिन उसको बाउंडेड किया होता है बाय थिक वॉल्स ने। और द चैम्बर्स वर जस्ट लाइक हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट्स। उनका बिल्कुल ऐसा ही था जैसे सेम हनीकॉम का, मैंने आपको बता दिया। और उसने ये जो है वो स्टडी अपनी सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में की, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बेटा साइंटिस्ट था जिसका नाम था लॉरेंस ओकन। अब इसने जो है वो 1805 में हमें एक डिस्कवरी दी और उसने ये कहा कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो या तो किसी सेल से ओरिजिनेट हुए हैं या तो सेल ऑर्गेनेली से ओरिजिनेट हुए हैं। क्लियर है। कहते हैं कि एक जर्मन साइंटिस्ट था लॉरेंस ओकन, उसका नाम था, सजेस्टेड दैट, उसने हमें ये सजेशन दी थी या ये वर्क उसने दिया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेजिकल्स और सेल। वेजिकल्स मीन सेल ऑर्गेनेलीज, और आपको पता है सेल। उसने कहा कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना होता है। क्लियर है। मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमने वर्क देखना है बेटा लमार्क का। अब लमार्क एक साइंटिस्ट था जिसने 1809 में हमें वर्किंग दी थी और जीन बैप्टिस्ट डीन लमार्क इसका फुल नेम था। अब इसने भी सिमिलर बेटा आइडिया दिया। कौन सा सिमिलर आइडिया दिया? जैसा लॉरेंस ने कहा था ना कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ओरिजिनेट हुए, इसका भी सेम आइडिया था। इसने कहा कि कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो ना या तो सेलुलर टिश्यूज के हिस्से ना हो या फिर उनसे ओरिजिनेट ना हो। तो मिलती जुलती दोनों साइंटिस्ट का वर्क था। हम देख लेते हैं। जीन जो है वो बैप्टिस्ट डी लमार्क एक्सप्रेस्ड सिमिलर आइडिया एंड सजेस्टेड दैट नोबडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कंपोनेंट्स पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यू और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो आप कह सकते हैं कि सेल जो है वो थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। अब बेटा इससे पहले जो रॉबर्ट हुक गुजरा था उसने कहा था कि जो सेल है ना वो एम्प्टी कंपार्टमेंट लाइक है, उसमें मतलब एम्प्टी है, होलो स्ट्रक्चर है सेल का। लेकिन एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम रॉबर्ट ब्राउन था। उसने 1831 में हमें जो एक आप कह सकते तहल का खेज उसने एक न्यूज़ दी कि सेल जो है वो अंदर से हॉलो नहीं है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने दी इन 1831। ही डिस्कवर्ड अ स्फेरिकल बॉडी, एक राउंडेड शेप उसने द न्यूक्लियस जो है वो उसने डिस्कवर की इन द सेल के अंदर। कहते हैं कि ड्यू टू दिस डिस्कवरी, जो इसने न्यूक्लियस की हमें डिस्कवरी दी, तो ये जो डिस्कवरी थी हुक्स आइडिया अबाउट द सेल्स एज एन एम्प्टी स्पेस वाज चेंज। तो पूरे के पूरी जो उसकी थ्योरी थी ना या वर्किंग थी जो रॉबर्ट हुक थी, उसको उसने पूरी का पूरा चेंज कर दिया। उसने कहा कि नहीं जी, सेल जो है वो एम्प्टी नहीं होते, सेल के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी उसने देखी जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। इट वाज देन सजेस्टेड दैट सेल इज नॉट एन एम्प्टी स्पेस। उसके बाद फिर ये बात तय पे आ गई कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस नहीं है, सेल खाली होलो स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा मैथियस जो है वो स्क्लेडन इन साइंटिस्ट था जिसने 1838 में वर्क दिया। और स्क्लेडन ने कहा था कि ये बेटा एक्चुअली ये मैथियस और जो है वो थीडर है, ये दो साइंटिस्ट जो हैं वो एक जो है वो बायोलॉजिस्ट था, सॉरी बॉटनिस्ट था, दूसरा जोलॉजिस्ट था। तो जो मैथियस स्क्लेडन है इसने 1838 में, ये बायोलॉजिस्ट था, थ्योराइज दैट ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स वर स्टडिंग प्लांट्स। अब ये क्योंकि बॉटनिस्ट था तो बेटा इसने प्लांट की स्टडी की और इसने कहा कि ना सिर्फ एनिमल्स या आप कह सकते हैं कि एज यू ऑल नो दैट प्लांट भी जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसने कहा कि जो प्लांट्स है ना
उनकी बॉडी भी जो है वो सेल से मिलके बनी होती है। तो मैथियस स्क्लेडन का ये वर्क था। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हमने थीडर जो है वो शिमॉन का काम देखना है। तो ये जो थीडर शिमॉन साइंटिस्ट था, इसने 1839 में वर्किंग दी और इसने क्या कहा बेटा, ये दोनों जो साइंटिस्ट थे पहले मैथियस और ये जो थीडर था, ये दोनों जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन थे। वो बॉटनिस्ट था, ये जोलॉजिस्ट था। उसने प्लांट्स की स्टडी की, इसने एनिमल्स की स्टडी की और उसने कहा कि जो एनिमल्स हैं वो भी सेलुलर बॉडी है या उनकी भी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी होती है। और उसने फिर उनका न्यूक्लियस भी जो है वो स्टडी किया एनिमल सेल का। ही ऑब्जर्व्ड, अब जब उसने न्यूक्लियस की स्टडी की, ही ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियाई बट फेल टू सी सेल वॉल। उसने न्यूक्लियाई तो देखा लेकिन उसने ना सेल वॉल की डिस्कवरी नहीं दी, ना ही वो सेल वॉल को डिस्कवर कर सका। अब शिमॉन स्टडीड द कंटेंट ऑफ सेल एंड डिस्क्राइब्ड दैट अ सेल consist of a nucleus with its surrounding फ्लूड एंड अ मेम्ब्रेन और वॉल। अब अगर हम बात करें ना शिवॉन और स्क्लेडन, इन दोनों की मैं अगर आपको बेसिक जो है, इन दोनों ने जो हमें बेसिक नॉलेज दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने एक ने हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी दी थी, तो शिवॉन ने जो हमें डिस्कवरी दी, शिवॉन ने हमें कहा कि शिवॉन ने हमें साइटोप्लाज्म और उसने सेल वॉल की डिस्कवरी दी। तो ये दोनों साइंटिस्ट का वर्क मिल के 3 जो है वो नई चीज़ें डिस्कवर हुई थी। नंबर 1 न्यूक्लियस और नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड द अदर वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। शिवॉन की स्टडी जो है वो हमने देखा कि शिमॉन ने हमें जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी दी कि सेल वॉल को उसने न्यूक्लियस स्टडी किया था, लेकिन उसने सेल वॉल जो है वो डिस्कवर करने से वो कासिर था या उसने नहीं डिस्कवर की थी। लेकिन जब थ्यूडर था उसने जो है वो देखा था कि जी कुछ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ फ्लूइड है जिसको उसने फिर बाद में साइटोप्लाज्म का नाम दिया, और सेल वॉल या आप कह सकते हैं उसने मेम्ब्रेन भी डिस्कवर की जिसको बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया गया। शिवान एंड स्क्लेडन जो है वो फाउंड दैट ऑल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट नेम्ड। अब उन्होंने 3 नाम दे दिए। उन्होंने कहा कि जो तमाम सेल है ना उनमें ये 3 कंपोनेंट्स तो जो है वो पाए जाते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर। आपको बताया उन्होंने कहा कि जी एनिमल के तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो है वो थोड़ा सा साइड पे आप कह सकते हैं एक साइड पे न्यूक्लियस जो है वो देखा गया। क्यों? वो आपको वजूहात पता है कि वैक्यूल जो है वो मौजूद होता है। जब वैक्यूल जो है वो ज़्यादा जगह घेर लेता है तो न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में इस साइड पे जो है वो जगह ले लेता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या होता है? वो कहते हैं कि फ्लूइडी पोर्शन है, ठीक है, सराउंडेड द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो लिक्विडिश या आप कह सकते हैं लिक्विड पोर्शन है, तो उसको उन्होंने साइटोप्लाज्म का नाम दिया। नेक्स्ट है जी बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन कवरिंग ऑफ सेल, उसको उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया। यहाँ तक कि हमने इतने साइंटिस्ट का वर्क पढ़ लिया। आई होप आपको समझ आई होगी, जिसमें रॉबर्ट हुक, मैं अगेन एक जो है वो वर्ड में रिपीट कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। रॉबर्ट हुक बेटा उसने क्या किया, उसने कहा कि जी कोई एम्प्टी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, कि जी होलो स्ट्रक्चर है सेल। लेकिन उसके बाद जो लॉरेंस और लमार्क ने, तो आपको पता उन्होंने यही कहा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के बगैर नहीं मौजूद होता। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो कहा कि सेल खाली नहीं होता, सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो उसने डिस्कवर किया। फिर हमने देखा कि जी स्क्लेडन और शिवान का हमने काम देखा कि जो स्क्लेडन था वो बॉटनिस्ट था, उसने प्लांट की स्टडी की। उसने कहा कि जी प्लांट का स्ट्रक्चर भी जो है वो सेल से मिलकर बना होता है। और फिर शिमान जो है वो जोलॉजिस्ट था और उसने ये वर्किंग दी कि जी न्यूक्लियस है। फिर इन दोनों ने 3 जो है हम दोनों का वर्क जो है वो मिलके पढ़ा कि इन दोनों ने 3 कंपोनेंट्स हमें दिए। नंबर 1 न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हमने वर्क देखना है कि जी रुडोल्फ विर्चू एक साइंटिस्ट था जिसने 1855 में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेटा आइडिया दिया था। उसने कहा था कि जो सेल है ना वो सेल जो है वो मजीद जो है वो सेल डिवीजन सेल में होती है, और सेल जो है वो एक सेल डिवाइड करके दूसरा सेल बनता है। या आप कह सकते हैं कि सेल्स फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसने ये थ्योरी दी थी। अच्छा, इससे पहले ना रुडोल्फ विर्चू के काम से पहले एक टर्म जो है वो ए बायोजेनेसिस के नाम से बहुत तब टर्म मशहूर थी। और ए बायोजेनेसिस कहते हैं, ए मीन्स नॉन लिविंग पार्ट। ऐसा क्या माना जाता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट होते हैं। सो उसके बाद जब रुडोल्फ विर्चू ने स्टडी दी तो ये जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुआ, ये पता नहीं कोई जादू की छड़ी थी जी कि जी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो ओरिजिनेट करते थे। वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट रुडोल्फ विर्चू ने ख़त्म कर दिया, ये कॉन्सेप्ट देते हुए बेटा कि जो सेल है ना वो बनता है किसी पुराने सेल के डिवीजन के बाद। क्लियर है?
और इसकी जो थ्योरी थी उसने एक वर्ड दिया था ओमिनस सेलुला, वो मैं आपको बता देती हूँ। ही गेव द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, और उसने वर्ड में उसको कह दिया था ओमिनस सेलुला। उसके बाद रुडोल्फ विर्चू का काम समझ आ गया। दिस आइडिया वाज ऑपोजिट टू दैट ऑफ बायोजेनेसिस एट दैट टाइम, कि उस टाइम पे बहुत ही मशहूर था जी ये बायोजेनेसिस वाला कॉन्सेप्ट, उसने बिल्कुल जो है वो हटा के न्यू कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था बायोजेनेसिस। उसके थ्रू, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये था कि जी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ओरिजिनेट होते हैं और एक सेल डिवाइड करके ही नया सेल जो है वो उसको आप कह सकते हैं कि ओरिजिनेट करता है या जन्म देता है। उसके बाद बात आती है कि जी एक नए साइंटिस्ट की जो कि था लुइस पैस्चर। अब लुइस पैस्चर साइंटिस्ट था, उसने 1862 में वर्किंग दी थी और उसने क्या किया था बेटा, उसने ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, इसने बैक्टीरिया को स्टडी किया और इसने बैक्टीरिया को देखते हुए हमें जो रुडोल्फ विर्चू की बात बताई हुई थी ना, उसने एक्सपेरिमेंटल उसको जो है वो प्रूव किया। और रुडोल्फ विर्चू ने तो सिर्फ हमें आइडिया दिया था ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ओरिजिनेट होते हैं। लुइस पैस्चर ने उसी का आइडिया लिया और उस पर एक्सपेरिमेंटल वर्किंग की और उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया लिया और उस पर वर्क किया। क्लियर है? ही प्रूव्ड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि बैक्टीरिया कुड ओनली बी फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि वो सिर्फ तब बन सकता है कि वो भी नॉन जो है वो प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मौजूद होता है। ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ विर्चू बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के इसने फिर जाहिर आपको पता है कि लिंक होता है ना, एक थ्योरी साइंटिस्ट एक वर्क उठा के, एक साइंटिस्ट का वर्क उठा के अगला अपना जो है वो वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो लुइस पैस्चर ने रुडोल्फ विर्चू का जो है वो आइडिया उसको लिया और आगे जो है वो परफॉर्म किया। एक मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं पिछला, थोड़ा सा आपको पता था कि जैसे रॉबर्ट हुक ने हमें कहा था कि जी एम्प्टी कंपार्टमेंट है, लेकिन उसके बाद जब रॉबर्ट ब्राउन आया तो उसने कहा जी नहीं। तो कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो उस वर्क को गलत साबित कर देते हैं या कुछ जो है वो उसी को आगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर देते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट साइंटिस्ट का जो है वो वर्क देखना है और ये जो है वो हमारा लास्ट साइंटिस्ट है आज की लेक्चर वीडियो में जो हमने डिस्कस करना है, उसका नाम है अगस्ट विस्मान। बेटा ये 1880 में इसने वर्क दिया था और इसके मुताबिक ही सजेस्टेड दैट ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल हैव अ कॉमन ओरिजिन बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलैरिटीज इन द केमिकल कंपोजिशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर ऑल्दो दे डिफरेंट मेनी रिस्पेक्ट। कहते हैं कि जो अगस्ट विस्मान एक साइंटिस्ट था, उसने हमें कहा कि जो सेल है ना वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। किस तरह मिलते जुलते हैं? उन्होंने कुछ हमें पॉइंट्स दे दिए कि सेल जो है वो उनकी सेलुलर कंपोजिशन जो है वो मिलती जुलती है, केमिकल कंपोजिशन मिलती जुलती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो आपस में मिलती जुलती है और कुछ जो फंक्शन है वो सेल टू सेल जो सिमिलर है। उसके अलावा उसने ये नहीं कहा कि सेल जो है वो बिल्कुल दूसरे सेल से मिलते जुलते हैं, उन्होंने कहा कि ये किसी रिस्पेक्ट से ये डिफर भी होते हैं। He also proposed that cells are basically similar in structure but extraordinary versatile in their function। कहते हैं कि सेल मिलते जुलते तो हैं, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर वाइज तो सेल्स आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर हम फंक्शंस की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्सटाइल फंक्शन होता है। एक सेल का फंक्शन दूसरे सेल से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो, जिसमें मैंने आपको सेल थ्योरी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई कि कैसे सेल की जो है वो डिस्कवरी हुई, किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया, वो मैंने आपके साथ जो है वो डिटेल से शेयर कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ ऑल ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।